Let us start the revision of the General Clauses Act 1897. Let us hit it, boys and girls. The General Clauses Act 1897. इंट्रोडक्शन में तीन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है. ये जो द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है, ये क्या है? नाम में ही तो लिखा हुआ है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. मैं बता दूं, अगर आप ये 1 घंटा का वीडियो देख लेंगे ना, पूरा आपके दिमाग में सब कुछ बढ़ जाएगा. ठीक है, तो प्लीज 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ट्रिकी चैप्टर है. इसका रिवीजन बाद बाकी हर चैप्टर के रिवीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो प्लीज फोकस करके देखते चलिए. द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, नाम से पता चल रहा है ना, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. बेटा इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा कि ये एक्ट जो है ना, ये डिफाइन करता है वर्ड्स को, एंड वही डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स हम लोग अलग अलग सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन में यूज करते हैं. सो दिस एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स. जनरल क्लॉजेस एक्ट मतलब जनरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स देगा विच आर यूज्ड इन द सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन. सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, उन वर्ड्स का डेफिनेशन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 से रेफर किया जाता है. हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई सेंट्रल एक्ट खुद अपना वर्ड को डिफाइन करता है तब तो उसी का डेफिनेशन लेना है. बट अगर सेंट्रल एक्ट फेल्स टू डिफाइन अ पर्टिकुलर वर्ड, इफ अ पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट legislation has failed to define a particular word, the definition of that word will be taken from the general clause act 1897. ये लाया गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. 11 मार्च 1897 को लाया गया था, 11 मार्च 1897, और एक कंसोलिडेट किया पुराने दो जनरल क्लॉज एक्ट को, 1868 एंड 1887. ये है द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, लाया गया था 11 मार्च 1897 को, एंड इट कंसोलिडेट्स द टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, वन ऑफ 1868, अनदर वन ऑफ 1887. इस एक्ट को ना हम लोग लॉ ऑफ ऑल द लॉज भी बोलते हैं. बाद बाकी लॉ को कैसे पढ़ते हैं उसका भी तो कानून होना चाहिए. देखो कितना बढ़िया बात मैंने बोला है, कानूनों को पढ़ने का भी तो एक कानून होना चाहिए. अरे कानूनों को पढ़ने का भी तो एक कानून होना चाहिए. उसी कानून को हम लोग बोलते हैं द जनरल क्लॉज एक्ट 1897. इट इज अ लॉ ऑफ ऑल द लॉज. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एक्ट इन मेनी कंट्रीज. इंटरप्रिटेशन एक्ट इन मेनी कंट्रीज. ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट. ये एक्ट का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो एक्ट लाया गया बेटा, आखिर इस एक्ट का लाने का मकसद क्या है? द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का आखिर ऑब्जेक्ट क्या रहता है? बेटा दो ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है. सेंट्रल एक्ट जो है ना, उसका लैंग्वेज को छोटा करना, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट. क्योंकि क्या है ना, सेंट्रल एक्ट अगर बार बार सेम डेफिनेशन को रिपीट करते जाएगा, सेम वर्ड्स का सेम डेफिनेशन को रिपीट करते जाएगा, मीनिंगलेस है. तो यार तुम सेंट्रल एक्ट तुम डेफिनेशन वगैरह जो है ना मत दो, वो हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट में दे रहे हैं. अगर वो डेफिनेशन तुमको फॉलो नहीं करना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्ड का कोई दूसरा डेफिनेशन रहे, तभी उस वर्ड को डिफाइन करो. बट इफ यू वांट टू अडॉप्ट द सेम डेफिनेशन, यू डोंट हैव टू डिफाइन इट मैन, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897. सो इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी टू वेरियस सेंट्रल एक्ट्स. है ना, नहीं तो अलग अलग सेंट्रल एक्ट में हर शब्दों का अलग अलग डेफिनेशन होगा तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, हर सेंट्रल एक्ट का कुछ अपना ही अपना डेफिनेशन होगा तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा. तो इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी. जनरल क्लॉज एक्ट कॉमन डेफिनेशन देता है जो कि सेंट्रल एक्ट में आप यूज करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाता है सेंट्रल एक्ट में. इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट बाय अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ द डेफिनेशंस. इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द सेंट्रल एक्ट. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट का अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैंने आपको गाना भी गा करके सुनाया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के ऊपर. तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा. इसका मतलब जनरल क्लॉज एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है या वहां एप्लीकेबल है यहां एप्लीकेबल है. रैदर ये बोलता है भाई इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है. जहां जहां सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां वहां जनरल क्लॉज एक्ट भी पीछे पीछे आ जाएगा उस सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए. तो तू जहां जहां चलेगा मेरा साया वहां वहां साथ रहेगा. सेंट्रल एक्ट जहां जहां चलेगा जनरल क्लॉज एक्ट साथ साथ चलेगा. The act does not mention territorial extent of the applicability of the act. Rather, it is applicable on all such territory जहां पर सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन वर्सेस केसी थापर में. बेटा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर में कि ऐसा है, whatever the general clause act says regarding the definition of words or application of legal principles shall apply on all the central act and regulation. है ना. अच्छा, स्टेट
देखो भाई, जनरल क्लॉज एक्ट सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए काम आता है। इसका मतलब स्टेट एक्ट और रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए, स्टेट एक्ट, स्टेट लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर अपना स्टेट का जनरल क्लॉज एक्ट पास कर सकता है, बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेंट्रल, यानी जो आप पढ़ रहे हैं मेन जनरल क्लॉज एक्ट 1897। हमारा जो मेन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है, ये बेसिकली सेंट्रल एक्ट लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने के लिए काम आता है। इसका मतलब जो स्टेट एक्ट लेजिस्लेशन है उनको इंटरप्रेट करने के लिए स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट पास किया जा सकता है, बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट 1897। रयारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा, ये केस लॉ में क्या बोला गया था? रयारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा में ये बोला गया था कि जो रख सकता है ना वो निकाल भी सकता है। इफ एनी फंक्शनरी हैज बीन गिवन द पावर टू अपॉइंट, it is assumed, it is deemed that he shall also have the power to remove। मेरे पास अगर पावर टू अपॉइंट है, अलग से भले ही नहीं लिखा हुआ है कि मेरे पास पावर टू रिमूव है, बट मेरे पास पावर टू रिमूव ऑटोमेटिकली रहेगा। इफ आई कैन अपॉइंट, आई कैन रिमूव ऑल्सो। सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन। प्रियम्बल क्या होता है? ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी पढ़ा चुके थे। प्रियम्बल क्या होता है? हाँ, प्रियम्बल क्या होता है सर? प्रियम्बल में तो इंटेंशन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है कि एक्ट क्यों पास किया गया। क्या ये प्राइमरी एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है? नहीं, ये जब आपका लॉ एम्बिगुअस रहता है तभी आप प्रियम्बल को रेफर कर सकते हो। बट कभी भी याद रखना, सेक्शन और प्रियम्बल यानी प्रोविजन और प्रियम्बल में कभी भी अगर टकरार हो गया तो सेक्शन जीतता है, प्रोविजन जीतता है। क्लियर है? डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन मीन से भी चालू हो सकता है, इंक्लूड से भी चालू हो सकता है। जनरली जो डेफिनेशंस रहता है ना वो इनिशियल सेक्शंस में मेंशन रहता है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में मेंशन रहता है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में मेंशन रहेगा। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का ही ले लो, इसका सारा डेफिनेशन सेक्शन 3 में मेंशन है। शैल में ये सब ऑलरेडी पता है, शैल मतलब कंपलसरी, मे मतलब ऑप्शनल, बट समटाइम्स टू इंटरप्रेट द लॉ वी रीड शैल एज मे एज शैल। जो भी डेफिनेशन मीन्स रहता है वो एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव रहता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, पत्थर का लकीर, कह दिया ना बस कह दिया। बट जो भी डेफिनेशन इंक्लूड से चालू होता है, इंक्लूड्स वाला डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर है, इंक्लूसिव इन नेचर, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। प्रियम्बल का बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। प्रियम्बल क्या देख लो, प्रियम्बल इट एक्सप्रेसेस स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द एक्ट। इट एक्सप्रेसेस स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द एक्ट। जब भी कुछ भी एम्बिग्यूटी रहता है ना, whenever there is ambiguity in understanding the provision of the act, then preamble can be referred as an internal aid to construction, but it can never override, मैंने बताया ना, preamble can never override the provisions। एग्जाम्पल अगर बोले preamble of the Companies Act 2013 क्या है? It is an act to consolidate and amend the law relating to companies, consolidate and amend the law relating to companies। डेफिनेशन का बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जनरली सेक्शन 2 या इनिशियल सेक्शन में रहता है। मीन्स इंक्लूड्स का भी बात कर चुके हैं। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव इन नेचर, एक्सटेंसिबल, आप उसको बढ़ा सकते हैं। शैल में का बात कर चुके हैं, शैल मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, में मतलब ऑप्शनल। सेक्शन 1 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 मेंशंस, इसका शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंट कमेंसमेंट तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं होता। जहां जहां सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है, जनरल क्लॉज एक्ट भी वहां वहां एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 1 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट में इसका टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल क्या है? द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। इट डज नॉट स्पेसिफाई एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी लाइक अदर एक्ट्स। मक्खन सर, अब आ जाओ डेफिनेशन में। रिवीजन करवा रहा हूं डेफिनेशन का, इज्जत से, कंसंट्रेशन के साथ, चुपचाप। हाँ सर, चुपचाप तो आप करवा ही दिए हैं, रिवीजन कर लो। समझ में आया? अच्छे से रिवीजन कर लो बेटा डेफिनेशंस का, फोकस करिए। फोकस करिए गाइस। लेट्स हिट इट। मजा आ रहा है ना? चलो मजे लो। डेफिनेशंस बेटा, सारा डेफिनेशंस मैं आपको करवा रहा हूं, फोकस करो। एक्ट, यहां पर ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं है, कुछ क्रिया है, करने वाला एक्ट है। तो एक्ट विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। एक्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इन रिलेशन टू एन ऑफेंस। ऑफेंस क्रिमिनल रॉन्ग होता है और सिविल रॉन्ग क्या होता है? टॉर्ट्स। ऑफेंस एक क्रिमिनल रॉन्ग हो गया, क्रिमिनल रॉन्ग को क्या बोलते हो? ऑफेंस। सिविल रॉन्ग को क्या बोलते हो? टॉर्ट्स।
तो ये जो अपना एक्ट है ना, इन रिलेशन टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, includes act with reference to offense or civil wrong, act in the context of offense or civil wrong, includes series of act done or an illegal omission, series of act done or an illegal omission. आसान बना दिया मैंने, एग्जाम में तुमको यही लिखना है। सर ये सब क्लॉज नंबर याद करने पड़ेंगे क्या? सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 2 बेटा वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना समय है। डेफिनेशन याद करना जरूरी है, क्लॉज नंबर याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो बढ़िया। हालांकि मैंने अपने रेगुलर बैच में बता दिया था कि कौन कौन सा क्लॉज नंबर डेफिनेशन का करना चाहिए। एफिडेविट, बेटा एफिडेविट इंक्लूड्स व्हाट? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। एफिडेविट इंक्लूड्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। इन अदर वर्ड एफिडेविट क्या है? इट्स अ रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। वाओ, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। याद हो गया सर? थोड़ा फास्ट। सेंट्रल एक्ट क्या होता है? अरे सेंट्रल एक्ट मींस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स। सेंट्रल एक्ट क्या होता है? सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके पहले हम लोग थे डोमिनियन बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ? डोमिनियन। तो सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स an act passed by dominion legislature before the commencement of the constitution. संविधान के पहले भी तो बहुत सारे एक्ट पास हुए, वो भी सेंट्रल एक्ट माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। एंड उसके बाद जो गवर्नर जनरल पास किया, अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, ठीक है? एक्ट पास बाय गवर्नर जनरल बिफोर सच कमेंसमेंट। क्लियर है सर? फिर हम लोग बात करते हैं बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर जनरल। Before the commencement of the central government, before the commencement of the constitution will mean governor general in the council. Okay. And after the commencement of the constitution, it shall mean the president of India. ठीक है ना? Yes sir. After commencement of constitution, it shall mean the president of India and its functionaries. कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? अरे डेट। कमेंसमेंट मींस डेट, जब से वो एक्ट आपके ऊपर लागू होगा। इट शैल मीन द डेट ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। कमेंसमेंट मींस द डेट फ्रॉम विच द एक्ट और लेजिस्लेशन कम्स इनटू फोर्स। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, बेटा डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ये 4 चीज याद रखना। एनी मैटर, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे आप एक्सप्रेस करें, चाहे डिस्क्राइब करें, सब्सटेंस के ऊपर। एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। एनी मैटर व्हिच इज रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन अ सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर और फिगर और बोथ, व्हिच मे बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। बड़ा सिंपल है। सो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन मैंने तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिया। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर व्हिच इज रिटन, एक्सप्रेस्ड और रिकॉर्डेड इन अ सब्सटेंस। रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन अ सब्सटेंस। How? By means of letter or figure, letter का इस्तेमाल, फिगर का इस्तेमाल, या both, which may be used for recording that matter, ठीक है ना? यस सर। इनैक्टमेंट क्या होता है? हे भगवान, जो सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन होता है उसी को इनैक्टमेंट बोलता है बेटा। इनैक्टमेंट शैल इंक्लूड एनी रेगुलेशन, इट शैल आल्सो इंक्लूड सेंट्रल एक्ट। स्टेट एक्ट भी इनैक्टमेंट के अंदर आता है। फाइनेंशियल ईयर और ईयर में डिफरेंस क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मींस year starting on 1st day of April. Financial year means year starting on 1st day of April. Financial year means year. हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। Financial year means year starting on 1st day of April. लेकिन कैलेंडर ईयर क्या होगा? खाली ईयर मतलब कैलेंडर ईयर होता है, याद रखना। ईयर मींस ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, that is year starting on 1st day of January. Year means British calendar year, that is starting on 1st day of January. Financial year means a year starting on 1st day of April. ईयर मतलब कैलेंडर ईयर। ईयर मींस ब्रिटिश कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग ऑन 1st day of January. गुड फेथ क्या होता है? अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ इवन इफ इट इज डन ऑनेस्टली, वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट। गुड फेथ का माना जाएगा जब मैं ऑनेस्ट हूं तो गुड फेथ माना जाएगा, वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट। इसके ऊपर बहुत ही फेमस केस लॉ है, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, याद आएगा सर? मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। अच्छा, तुमने अगर मान लो से फॉर एग्जांपल सीधा परचेज कर लिया कुछ भी सामान, तुमने ऑर्डिनरी प्रूडेंस, आर्म इंटेलिजेंस भी नहीं लगाया,
इंक्वायरीज भी नहीं किया, सीधा गुड्स उधार करके परचेस कर लिया विदाउट मेकिंग नॉर्मल इंक्वायरीज लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन. यू हैव नॉट मेड एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग द परचेज, यू हैव सिंपली परचेज अ गुड विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन. ये गुड फेथ नहीं माना जाएगा. देखो, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ, नहीं माना जाएगा गुड फेथ. अगर आप कुछ काम कर रहे हैं विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. हेंस इफ अ पर्सन मेक्स एनी परचेज, अगर एक इंसान ने कुछ परचेज किया है विदाउट एनी प्रॉपर इंक्वायरी, इफ यू परचेज एनीथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रॉपर इंक्वायरी, इट कैन नॉट बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ. गवर्नमेंट का अगर हम लोग बात करें बेटा गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ. गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल इंक्लूड सिक्योरिटीज issued by central government or state government. गवर्नमेंट के अंदर सीजीएसजी आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योरिटी इशूड बाय सीजीएसजी और बोथ. बहुत ही 5 स्टार इंपॉर्टेंस रखने वाला डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब 5 स्टार डेफिनेशन. पढ़ो एक बार खुद से इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊंगा. एक बार पढ़ो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन. फर्स्ट गाइस, फर्स्ट, एब्सोल्युटली फर्स्ट. पढ़ लिए सर. जिन लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं अटेंडेंस लगा दीजिए. अटेंडेंस लगाना मत भूलिए, अभी तक नहीं लगाया तो अटेंडेंस लगा दीजिए. सेक्शन 3 का क्लॉज नंबर 26, सबसेक्शन नहीं है, क्लॉज नंबर है. सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 26. कब क्लॉज बोलते हैं? जब सेक्शन के जो अलग अलग पॉइंट्स है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. अब जैसे तुमने ऊपर में पढ़ा, हाँ, गवर्नमेंट का सेक्शन 3 क्लॉज 23, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्शन 3 क्लॉज 24, इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो सेक्शन 3 क्लॉज 26. कोई भी रिलेशन है क्या? नहीं सर, कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं, इसलिए क्लॉज नंबर बोलते हैं. सब सेक्शन का बोलते हैं जब ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों रिलेटेड रहता है. सेक्शन का ऊपर वाला पॉइंट, सेक्शन का नीचे वाला पॉइंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो सब सेक्शन बोलते हैं. जब रिलेटेड नहीं रहता तो क्या बोलते हैं? क्लॉज. तो वन डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू अनदर डेफिनेशन, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्लॉज. गॉट इट सर? गॉट इट? इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ लीजिए सर. इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, please remember where you will use the word mean and where you will use the word include. This you will have to remember. Some definition starts with mean, some definition start with include. Then only you are going to get good marks if you write properly. यहां पर include से तुमको include ही लिखना है. कुछ बच्चे जो है ना means लिख करके आ जाएंगे, काट करके फेंक दिया जाएगा आंसर. कुछ बच्चे कुछ टीचर लोग डैश दे करके चालू कर देते हैं डेफिनेशन. अच्छा डैश डैश हट. तुमको एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डेफिनेशन में मींस लिखा हुआ है, किस डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा हुआ है. सो यहां पर क्या है? इंक्लूड्स. इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. अरे भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू दैट. लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या हो गया? अरे मेरे देश की धरती उगले सोना एटसेट्रा एटसेट्रा, हीरा मोती एटसेट्रा. तो भाई बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड नहीं समझ में आ रहा? क्रॉप्स, दीज आर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू द अर्थ लाइक बिल्डिंग, things which are attached to the earth, and those things which are permanently fastened to the things attached to the earth. Things attached to the earth और इसमें जो permanently fastened है, मतलब fastened मतलब बांधा हुआ. Things permanently fastened to anything attached to the earth. तो मेरे बच्चों बता दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड 4 चीज: लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स व्हिच आर परमानेंटली fastened to anything attached to the earth. ये देखिए, पहचान कौन? इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहचान रे. ट्री क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? यस यस, इट इज अटैच्ड टू द अर्थ एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. यस.
because it is benefit arising out of land and attached to earth. Timber, no, because it is not permanently attached to the earth. Building, yes, because it is attached to the earth. Right of way to access, yes. अरे रोड नहीं समझते, राइट ऑफ वे टू एक्सेस मतलब रोड, तो रोड वगैरह तो है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये रास्ता कहां जा रहा है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता इमूवेबल है, आप जा रहे हैं। राइट ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर, नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ड्रेनेज इज नेवर इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग क्रॉप, यस। मशीनरी फिक्स टू सॉइल, यस। फिर से एक बार खेल लो, यस या नो। ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? यस। टिम्बर, नो। बिल्डिंग, यस। राइट ऑफ वे टू एक्सेस, रोड वगैरह, यस। ड्रेनेज ऑफ वाटर, नो। स्टैंडिंग क्रॉप, यस। मशीन फिक्स टू सॉइल, यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लॉज 26 हो गया। 3 क्लॉज 26, सेक्शन 3 क्लॉज 26। इम्प्रिजनमेंट क्या इससे रिलेटेड है? क्लॉज 26 से नहीं, इसलिए तो क्लॉज नंबर बोल रहे हैं। जब रिलेटेड नहीं रहता तो क्लॉज नंबर बोलते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 27। imprisonment shall mean an imprisonment of either description, ठीक है, either description mentioned in the Indian Penal Code। either description mentioned in the Indian Penal Code कौन सा हो सकता है? अरे यार, एक होता है सिंपल इंप्रिजनमेंट और एक होता है रिग्रेस। सिंपल इंप्रिजनमेंट क्या होता है? तुमको कोने में पटक कर रखेंगे, काम नहीं करवाएंगे। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट चक्की पीसिंग, पत्थर तोड़िंग। इंडियन लॉ सेक्शन 3 क्लॉज 29, मेरा लॉ का इंट्रो में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडियन लॉ मींस 6 चीज: एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ। एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, ऑर्डर। मंथ क्या होता है? जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर में महीना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मंथ, जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर है। शैल मीन एज रेकन्ड इन द ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। नहीं तो फिर तो तुम बोलोगे सावन का महीना है ना, सावन का महीना नहीं माना जाता, मंथ माना जाता है। मंथ मेंशन इन द ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट ए मूवेबल शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट ए मूवेबल। तो जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। ओथ क्या होता है भाई? ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन, डिक्लेरेशन। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस मींस तुमने कुछ किया, ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं, करने वाला एक्ट। और ओमिशन, कुछ जो करना था नहीं किया। सो ऑफेंस मींस तुमने कुछ किया या जो करना था नहीं किया। एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, पनिशेबल अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मतलब होता है करंट लॉ, पनिशेबल बाय करंट लॉ। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है बेटा? ऑफिशियल गैजेट में गैजेट ऑफ इंडिया आता है, गैजेट ऑफ स्टेट भी आता है। ऑफिशियल गैजेट शैल मीन गैजेट ऑफ इंडिया एंड गैजेट ऑफ स्टेट बोथ। पर्सन इंक्लूड्स बेटा कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सब पर्सन के अंदर आता है। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड यूज विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर लॉ विच इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड बोलोगे। रूल तो मतलब पता ही है ना, जो रूल बनाया जाता है एक्ट रेगुलेशन में। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल टू एक्ट और रेगुलेशन, बल्ले बल्ले है तुम्हारा। सेक्शन मीन्स सेक्शन टू एक्ट और रेगुलेशन, सबसेक्शन मीन्स सबसेक्शन टू सेक्शन। स्वेयर शैल मीन अफर्मेशन, डिक्लेरेशन। मैं बता दूं, एफिडेविट, ओथ और स्वेयर का डेफिनेशन सेम है। एफिडेविट, ओथ, स्वेयर का डेफिनेशन सेम होता है। क्लियर सर? राइटिंग तो पता ही है, राइटिंग इंक्लूड्स प्रिंटिंग बोलो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मार्क्स। फिर इसमें आ जाओ जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। हाँ जी, आइए। जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जबरदस्त चल रहा है। ये 3 पॉइंट आप खुद से पढ़िए, जबरदस्त। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो रहा है। हाफ एन आवर मोर, हाफ एन आवर मोर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधा घंटा में। जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़िए।
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए सर, मजा आ गया, बहुत सिंपल था, समझा देते हैं 1 मिनट के अंदर। बात चल रहा है कि जो सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन है वो कब से अप्लाई होगा। देखो ऐसा है, अगर ऑफिशियल गैजेटे में जब आपने सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को पब्लिश किया, एक डेट के साथ पब्लिश किया, तो उस डेट से लागू होगा। सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन shall come into force from the specific date of enforcement, from the specific date of enforcement mentioned in official gazette. But if no specific date of enforcement was mentioned, then it shall be applicable from the date when it was published in official gazette. If it is not required, ये देखो, if no such specific date is mentioned, अगर कोई specific date mention नहीं था, it shall come into force from the date when it is published in official gazette. और अगर ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश नहीं करने का दरकार था, प्रेसिडेंट मना कर दिया, वेरी रेयर केस में, तब फिर जिस दिन प्रेसिडेंट साइन किया उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन किस दिन से लागू किया जाएगा? स्पेसिफिक डेट ऑफ इंफोर्समेंट अगर मेंशन है ऑफिशियल गैजेट में तो उस दिन से लागू किया जाएगा, नहीं मेंशन है तो जिस दिन ओजी में छापा गया, ओजी यानी ऑफिशियल गैजेट में छापा गया, उस दिन से लागू किया जाएगा। और अगर ओजी में भी छापने का दरकार नहीं था तो प्रेसिडेंट जिस दिन साइन किया उस दिन से लागू किया जाएगा। चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया। 5 स्टार 10 स्टार सेक्शन है ये, सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील। सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, 5 स्टार सेक्शन। सेक्शन नंबर 6 इफेक्ट ऑफ रिपील। 1000 बार समझा चुके हैं, रिपील और अमेंडमेंट में फर्क होता है। रिपील मींस एक्ट इज गेटिंग obliterated, destroyed as if it never existed in the books, statutory books of law. अगर कोई एक्ट रिपील हो जा रहा है मतलब उसको उखाड़ करके फेंक दिया जा रहा है, as if it never existed in the statutory books of law. लेकिन अमेंडमेंट में क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्ट तो वही रहता है, उसके अंदर कुछ बातों को चेंज किया जाता है। अमेंडमेंट के बाद वो प्रिंसिपल एक्ट तो सेम रहता है, बट रिपील के बाद प्रिंसिपल एक्ट चेंज हो जाता है। भले रिपील हो गया, बट रिपील में बता दो, इट शैल नॉट, इफेक्ट ऑफ रिपील पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। रिपील शैल नेवर रिवाइव एनीथिंग। रिपील हो गया, उखाड़ करके फेंक दिए, बट कुछ जो चीज एप्लीकेबल नहीं था वो जिंदा नहीं हो जाएगा। समझो चीज को, रिपील मतलब तुम एग्जिस्टिंग कानून को उखाड़ करके फेंक दिए, इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ नया चीज जिंदा हो जाएगा। रिपील शैल नॉट रिवाइव, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट इन्फोर्स्ड। रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट इन्फोर्स्ड। शैल नॉट ऊपर में कॉमन है। इट शैल नॉट अफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रायर लेजिस्लेशन और एनीथिंग डन और अंडरगॉन। जो ऑलरेडी पुराने एक्ट के हिसाब से हो रखा है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? क्या नहीं, जो पुराना काम हो रखा है पुराने एक्ट के हिसाब से वो वैलिड रहेगा। सो इट शैल नॉट, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग which was not present. It shall not revive anything which is not enforced. It shall not affect the management of the prior legislation or the acts done under prior legislation. It shall also not affect any claim, privilege, debt, liability, obligation. पुराने एक्ट के हिसाब से अगर तेरे को कोई क्लेम प्रिविलेज मिला है वो कंटिन्यू रहेगा, तेरा लाइबिलिटी पैदा हो रखा है वो कंटिन्यू रहेगा, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है चलेगा, और नया इंक्वायरी इंस्पेक्शन भी, इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट किया जा सकता है अगर तुमने पुराने एक्ट में कुछ ब्रीच किया है। It shall not affect any claim, privilege or debt. It shall not affect any punishment, penalty of forfeiture. हाँ, पुराने एक्ट के हिसाब से मान लो तुमको जेल हुआ था, वो पुराना एक्ट रिपील हो गया, तो तुमको क्या जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? नहीं, तुम जेल में ही सड़ोगे, जिसको जेल में भेजा गया था। समझ में आ गया? मेरे बच्चे नहीं, तुम लोग नहीं, जिसको जेल में भेजा गया था। And it shall not affect any inquiry or investigation which may be initiated or continued or insisted. मक्खन सर, आज तक नहीं समझ में आया था रिपील, अभी रिवीजन के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि लिख सकेंगे। तुम एक्ट को उखाड़ करके फेंक दिए, बढ़िया बात है, बट इट शैल नॉट, इफेक्ट ऑफ रिपील अंडर सेक्शन 6, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच वाज नॉट इन्फोर्स्ड. It shall not affect the management of the prior legislation or act already done under the prior legislation. It shall not affect any claim, privilege or debt obtained. It shall not affect any penalty, punishment or forfeiture already done or imprisonment.
It shall not affect any inquiry investigation which can be started. Clear है सर? 3 cases related to repeal. स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना. रिपील से रिलेटेड 3 केस लॉ. एक तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह में यही बोला गया कि रिपील मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन, उखाड़ करके फेंक देना सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को, कंप्लीटली वाइपिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ लॉ. बीओएल मतलब बुक्स ऑफ लॉ, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड एक्सेप्ट फॉर फ्यू पर्पसेस जो इफेक्ट ऑफ रिपील का अंडर सेक्शन 6 पड़े. तो वही बोल रहा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह में कि रिपील मतलब ऑब्लिटरेट एज इफ द लॉ नेवर एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ लॉ. कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड. कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड में यही बोला गया कि जो रिपील है ना, इट शैल अप्लाई ओनली टू सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन, नॉट टू द रूल. रिपील रूल का नहीं होता. रिपील सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन का हो सकता है, रूल का रिपील नहीं होता. याद रखना. कोल्हापुर केन शुगर में क्या बोला? कोल्हापुर केन शुगर में बोला रिपील रूल का नहीं होता, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन का होता है, लेकिन रूल का नहीं होता. ये याद आ रहा है ना. नवरंगपुरा गांव धर्मात्मिक ट्रस्ट. नवरंगपुरा गांव याद आया ना. मिक्कत ट्रस्ट वर्सेस आरएम तूजी रामाजी. तुम आरएम तूजी रामाजी कर लेना, वो सिंपल नाम है. इसमें यही बोला कि रिपील और डिलीशन में फर्क होता है. रिपील में पूरा एक्ट ऑब्लिटरेट होता है. डिलीशन इज अ पर्टिकुलर अमेंडमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजन डिलीट होता है, एंटायर एक्ट डिलीट नहीं होता. मक्खन सर. ये था सेक्शन 6 पूरा, रेड विद द 3 केस लॉस. रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट का अगर हम लोग बात करें, एक इनैक्टमेंट को यानी एक्ट रेगुलेशन को तुमने रिपील कर दिया, क्या फिर से उसको जिंदा कर सकते हो? हाँ, अलाउड है. पार्टली ऑल्सो, फुल्ली ऑल्सो. सेक्शन 7 बोलता है यस इट इज अलाउड. रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट इज अलाउड, फुल्ली ऑल्सो, पार्टली ऑल्सो. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट सेक्शन 8 बोलता है. सेक्शन 8 बोलता है कि भाई जैसे कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन में अभी भी द कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है. अब तो कंपनीज एक्ट 1956 है नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेबी एक्ट में सारे सेंट्रल एक्ट तो रिपील नहीं हुए ना. तुम समझ, सैकड़ों सेंट्रल एक्ट है जो अभी भी द कंपनीज एक्ट 1956 वर्ड यूज कर रहे हैं. तो इट विल बी डीम्ड कि वो नए एक्ट को रेफर कर रहे हैं, द कंपनीज एक्ट 2013 को रेफर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग सैकड़ों सेंट्रल एक्ट को पार्लियामेंट में ले जाकर के अमेंड करें. तो व्हेनेवर इन सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन refers to an act or regulation which is repealed by a new act or regulation, then it would be deemed that जो reference हो रहा था वो नया act और regulation का हो रहा था. Clear है सर? Commencement and termination of time में आ जाओ. अरे भयानक इंपॉर्टेंट. 5 स्टार मतलब इससे तो सम्स भी आता है. फोकस करो भाई, फोकस करो. पढ़ो एक बार इसको. Commencement and termination of time सेक्शन नंबर 9 पढ़ो. सर सेक्शन नंबर याद करना है क्या? नॉट रिक्वायर्ड. पढ़ो बेशर्मो, 2 मिनट दे रहे हैं. डन सर. हाँ जी, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम. जब आप ड्यू डेट निकालते हैं ना
कोई भी चीज का पहला दिन एक्सक्लूड करते हैं और लास्ट डे इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट डे इज एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे इज इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कंप्यूट करने बोला गया ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफ डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन 30 सितंबर. तो बेटा 30 डेज जोड़ना है तुमको. अरे भाई डिविडेंड हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. तो 30 सितंबर को डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो पेमेंट तुमको 30 डेज में करना पड़ेगा. 30 सितंबर में 30 डेज जोड़ो. 30 सितंबर तो 30 को तो हटा दो, अब 30 डेज जोड़ दो तो 30 अक्टूबर. 30 अक्टूबर इज आंसर. 1 अक्टूबर होता तो फर्स्ट को हटा दो, 30 दिन जोड़ो, 31 अक्टूबर. 31 होता है ना अक्टूबर में? हाँ होता है. टाइम में याद रखना, अगर मान लो सेक्शन 10 बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, कोई भी केस तुमको फाइल करना था एक पर्टिकुलर डे पर और उस दिन तुमको बोला डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फाइल करने का, केस फाइल करने का आज लास्ट डे है, लेकिन वो लास्ट डे कोर्ट और ऑफिस बंद था, तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ इट इज फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट डे व्हेनेवर द कोर्ट ऑफिस ओपन्स. लास्ट डे को बंद था तो जब ऑफिस खुलेगा तब वो लास्ट डे माना जाएगा. कभी भी अगर हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना होता है, जैसे बहुत सारे कानून में लिखा हुआ रहता है ना, जैसे तुम्हारे इनकम टैक्स में ना 25 किलोमीटर का रेडियस कैपिटल गेन में, तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? ऐसे घूम 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 कर मेजर करोगे? नहीं, स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन सरफेस. measurement of distance, it shall be measured on a straight line on a horizontal plane. Duty to be taken pro rata in enactments. क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है ना, एक पर्टिकुलर वेट का बता दिया. मान लो 100 केजी का कस्टम ड्यूटी बता दिया, एकदम सिंपल सा ले रहे हैं, मान लो 100 रुपया. 100 केजी का कस्टम ड्यूटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 100 रुपया. 150 केजी का बताया नहीं है तो 150 केजी का प्रोडक्ट कर लेना, 150 रुपया कर लेना, 150 रुपीज कर लेना. जेंडर एंड नंबर, बेटा ये तुम लोग को बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन या क्वेरी रहता है, आई वुड से, कि सर जितना भी कानून है वहां हर जगह ही शैल बी लायबल, ही शैल बी लायबल. सर ये ही के पीछे क्यों पड़े हैं सर लोग? ऐसे तो फिर शी, हमारी जो शी है वो कुछ भी करके निकल जाएगी, उसको तो कानून में पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा क्योंकि ही शैल बी लायबल था, ही शैल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. शी फिर बोलेगी देखो ए जज कानून पढ़वा, ही लिखा हुआ है, मैं तो शी हूं. तो जज बोलेगा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 पढ़िए. जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इज अ लॉ ऑफ ऑल द लॉज. सारे लॉ का बाप है जनरल क्लॉज एक्ट. यहां पहले लिखा हुआ है कि जितना भी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन में मर्दों वाले जो वर्ड हैं उसके अंदर फीमेल भी इंक्लूडेड रहेगा, मतलब ही शैल आल्सो इंक्लूड शी. द वर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट masculine gender will also represent feminine gender. Words importing यानी denoting masculine gender shall also include feminine gender and vice versa. वैसे सिंगुलर वर्ड अगर है तो उसके अंदर प्लूरल भी आएगा, प्लूरल के अंदर सिंगुलर भी आएगा. सिंगुलर वर्ड shall include plural and vice versa. मजा आ गया. आ जाइए पावर्स एंड फंक्शनरीज में, सेक्शन 14 to 19. कम ऑन गाइस, पावर्स एंड फंक्शनरीज, सेक्शन नंबर 14 to 19. अरे जिंदा हो तो पावर कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. किसी भी फंक्शनरी को, ऑफिसर को अगर पावर दिया गया है, वो पावर वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है. जरूरी नहीं है कि वो पावर एक ही बार में एक्सरसाइज करेगा, वो पावर वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है, कभी भी जब उसका मन. पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो. बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत सिंपल सा बात है. ऐसा है कि अगर कोई लेजिस्लेशन या रेगुलेशन ने पावर दे रखा है टू अपॉइंट अ पर्सन, ठीक है, इट हैज बीन कॉन्फर्ड, देन सच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय द नेम ऑफ सच पर्सन और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग सच पोजीशन. अरे भाई, अरे मैं बोल रहा हूं, अगर कानून बोलता है कि आप से फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं, अरे हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना रे बाबा. जैसे अब अगर हम आपको एग्जांपल दें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, कंपटीशन कमीशन, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन कमेटी आता है, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी रहता है. तो अगर हम लोग कोई मान लो सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहना है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करें, या फिर नाम भी ले सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी.
तो तुम उसका ऑफिस का भी नाम ले सकते हो प्राइम मिनिस्टर, या फिर उसका इंसान का भी नाम ले सकते हो नरेंद्र मोदी, बात एक ही होगा। अगर तुम बोलोगे हम पीएम को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे नरेंद्र मोदी को अपॉइंट कर रहे हैं, बात एक ही होगा। पावर टू अपॉइंट। माधवी अम्मा वर्सेस रैयरप्पन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। माधवी अम्मा वर्सेस रैयरप्पन कि जिसके पास अपॉइंट करने का पावर है उसके पास हटा देने का, सस्पेंड कर देने का भी पावर है। क्लियर है सर? फिर सब सिंपल सिंपल चीज है। रेगुलर बैच में बेटा ये सब कुछ तुमको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बेटा, सिंपल सिंपल चीज है। ये ला पढ़ो एक बार। When functions are to be made, when functions are to be made applicable to a particular office, when functions are applicable on a particular office, मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर ये फंक्शंस एप्लीकेबल है, तो वो सारे फंक्शंस जो है ना सारे ही पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे हु होल्ड सच ऑफिस। उस ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबको फंक्शंस करने पड़ेंगे। अगर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ये सब फंक्शंस है, तो पीएमओ में जो जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं सबको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सक्सेसर्स में आ जाओ। ये बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी लॉ हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर कंप्लाई करेगा, तो इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय द डायरेक्टर, ठीक है। इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी कंप्लाइड बाय द डायरेक्टर, इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय डायरेक्टर, इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय एनी कंपनी और वाइस वर्सा। सिंपल सा चीज बोला है। अगर बोला जा रहा है कि कंपनी को कुछ फॉलो करना है, कंपनी ये काम करेगा, कंपनी फाइलिंग करेगा, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो डायरेक्टर भी अगर वो फाइलिंग कर दिया, sufficient compliance deemed to be done by the company. Company is required to file annual return. Now, company is an artificial person. If director files annual return, it is deemed that company has also filed an annual return. Office chief and subordinate. Any law applicable to the chief, मतलब head, superior of office, shall be deemed to be applicable on all the subordinates working under him. जैसे तुम लोग का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा, आता है ना ये वाला क्वेश्चन कि सर आप बोलते हैं ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा, तो सर ऑडिटर के जो आर्टिकल है वो भी नहीं लीक कर सकते। जो लॉ चीफ के ऊपर एप्लीकेबल है, हेड ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है, सुपीरियर ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर लॉ सुपीरियर ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो भाई इफ एनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सुपीरियर ऑफ द ऑफिस, इट इज डीम्ड टू बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट्स आल्सो। ऑडिटर को बोला गया कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा, तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं कर सकते। देखो बेटा, मैंने सारा मेन प्रोविजन आपको जीसीए का पढ़ा दिया है। अब प्लीज ये मत बोलना कि वो पोस्ट वाला भी पढ़ा दीजिए, वो तो सबसे सिंपल टॉपिक है। अरे यार, जब भी हम लोग बोलते हैं कि सर्विस हैज टू बी मेड बाय पोस्ट, इफ सर्विस हैज टू बी मेड बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, प्रीपेड रहना चाहिए, प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए। लो पढ़ा दिया। एड्रेसी का नाम और उसका डिटेल्स प्रॉपर रहना चाहिए। तुम पोस्ट भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, एड्रेसी का नाम लिखो और उसका सही एड्रेस लिखो। इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड। प्रीपेड रहना चाहिए। प्रीपेड मतलब ऐसा नहीं हो कि पोस्टमैन जाकर के बोले ये रहा लेटर, पैसा तो तब देंगे, नहीं, तुम पहले से पैसा दे दो भाई, प्रीपेड रहना चाहिए। एंड रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे। क्लियर है सर? मक्खन। तो भाई देखते देखते 45 मिनट्स के अंदर हमने जनरल क्लॉज एक्ट का भी शानदार धमाकेदार रिवीजन कर लिया एक बार। जबरदस्त तालियां भाई, जबरदस्त तालियां। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि तुमको कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है। तुमको चैप्टर खोलने से अब डर नहीं लगेगा। पहले चैप्टर खोलने से डर लगता, अब चैप्टर खोलने से डर नहीं लगेगा। सारा मैंने डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजन सब पढ़ा दिया आपको, एक भी डेफिनेशन नहीं छोड़ा, है ना। तो अब तुमको चैप्टर खोलने से कभी भी डर तो नहीं लगने वाला बेटा।